चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, जैसे कि हमारे लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स के हम 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं बेटा ऑलरेडी। टुडे विल हैव टू डिस्कस लेक्चर नंबर 6। मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको इन्वेस्टमेंट कराया होगा, राइट? आई होप सो आपने सही से पढ़ रखा है बेटा इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। तो टुडे विल हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिन बच्चों की ये फर्स्ट क्लास है बेटा, प्लीज आप मेरे से प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स वगैरह ले लेना, ताकि आप पूरा चैप्टर कवर कर सको। ठीक है जी? तो देखिए, फटाफट से हेडिंग लिखिए बेटा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इन्वेस्टमेंट के दो तरह के टाइप्स होते थे बेटा हमारा। फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होता है बेटा हमारे पास फिक्स इन्वेस्टमेंट, और एक होता है हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दो तरह के टाइप्स हैं बेटा जो हमें बेसिकली पढ़ने हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी? अब जरा ध्यान से सुनना, सर फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो, हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ इन दोनों के संदर्भ में। बिल्कुल जरा ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों का हमें मीनिंग क्लियर करना है बेटा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसका मीनिंग ऑलरेडी क्लियर होगा बेटा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सिग्निफिकेंस। ये दो टॉपिक्स हैं बेटा, ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा बेटा, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट सिग्निफिकेंस ऑफ द फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है हमारे, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है? तो इसको हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना है। तो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो फटाफट से हेडिंग डालो बेटा। ये नोट कर लो पहले, या तो नोट कर लो इसको फटाफट से। थोड़ा जल्दी करना बेटा इसको, 2 मिनट के अंदर। डन? हो गया बेटा, नोट हो गया? ठीक है। अब जरा फटाफट से हेडिंग डालिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट की डिटेल एक्सप्लेनेशन बेटा हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो चलिए, सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं बेटा। तो लिखिए, फिक्स इन्वेस्टमेंट refers to increase in the stock of fixed assets of the producer during an accounting year या यू कैन से फाइनेंशियल ईयर। एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, एक्सपेंडिचर incurred by producer on purchase of fixed assets। ये जो एक्सपेंडिचर है बेटा, इसको हम कंसिडर करेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या कंसिडर करेंगे बेटा इसको हम? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो, इसका ना एक एग्जांपल डिस्कस कराता हूँ बेटा, नोट कर लेना आराम से, आपको टाइम मिलेगा नोट करने का। 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल देखो इसका। मान लो देयर इज अ कंपनी, ठीक है जी? ध्यान से सुना प्लीज। एक कंपनी है, इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड हुई 2018-19 की। बेटा बिल्कुल ध्यान से प्लीज कंसेंट्रेशन से सुनिएगा इधर। और जो नेक्स्ट बैलेंस शीट बनी
वो बनी 2019 और 20 की। और बैलेंस शीट में बेटा डेफिनेटली एक साइड आपका लाइबिलिटी होता है और एक साइड आपका एसेट्स होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मान लीजिए फिक्स एसेट्स की साइड में क्या लिखा बेटा, स्पेसिफिकली फिक्स एसेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 200 लाख, यानी कि 2 करोड़। ठीक है, तो सर हुआ क्या, हमारे पास इन ईयर 2018-19 में जो हमारे फिक्स एसेट्स का स्टॉक है, यू कैन से स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स, वो था मान लीजिए 2 करोड़ का। कितने का था बेटा, 2 करोड़ का। तो सर जैसे ही हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हुए, अगेन विल मेक अ बैलेंस शीट, सम लाइबिलिटीज देयर एंड सम एसेट्स देयर। तो मान लीजिए बेटा हमारी जो फिक्स एसेट्स थी इन ईयर 2019-20, इट बिकम अप्रोक्सीमेटली 500 लाख, यानी कि 500 लाख मतलब बेटा 5 करोड़। तो स्टॉक ऑफ, इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, जरा कंसंट्रेशन से सुनिएगा प्लीज। इस अकाउंटिंग ईयर में, इस ड्यूरेशन के दौरान चेंजेस क्या हुआ है, यानी कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। हमारे फिक्स एसेट्स का स्टॉक इंक्रीज कितने से हुआ है बेटा, हाँ जी, बाई कितना बेटा, 300 करोड़, सॉरी 3 करोड़, या 300 लाख, या आप इसको 3 करोड़ बोल लो, बात एक ही है बेटा। तो सर ये जो 3 करोड़ है, दिस 3 करोड़ व्हाट इज दिस, यही है बेटा फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से कह रही है सर, अगर आपके अकाउंटिंग ईयर में जो आपके फिक्स एसेट्स का स्टॉक है, अगर उसमें कोई चेंजेस आया हुआ है, राइट, तो वो जो चेंज आया है बेटा, उसी चेंज को हम क्या बोलेंगे बेटा, फिक्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा यहाँ पर हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट क्यों बोला, क्योंकि बेटा चेंज सिर्फ स्पेसिफिकली किस में दिखाया जा रहा है बेटा, फिक्स एसेट्स में। ठीक है, तो इस साल हमारा फिक्स एसेट्स का स्टॉक 2 करोड़ का था बेटा, एंड नेक्स्ट ईयर में जब हमने अपनी बैलेंस शीट फाउंड करी तो उसमें 5 करोड़ के हमें स्टॉक दिख रहे हैं, यानी कि अल्टीमेटली हमारे स्टॉक्स में इंक्रीज कितने से हुआ बेटा, 3 करोड़ से। तो ये 3 करोड़ की जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है फिक्स एसेट्स में, इसको हम बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। राइट, समझ आया। हाँ जी बेटा बोलिए फटाफट से, क्लियर हुआ है आपके। ठीक है, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से, नोट इट डाउन फर्स्ट, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, इसे भी नोट करो बेटा फटाफट से, नोट इट डाउन फास्ट। चलिए बेटा इधर देखो जरा ध्यान से, एक बार इसका रीड कर लेते हैं थ्योरी। कहते हैं सर फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, क्या लिखा बेटा, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। हमने एग्जाम्पल में कुछ यही पढ़ा था बेटा, कि हमारी स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स की अगर इंक्रीज हो रही है बेटा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो वो बेसिकली बेटा हमारा क्या हो रहा है, फिक्स एसेट्स में एक्सपेंडिचर हो रहा है, इन शॉर्ट यू कैन से फिक्स इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो यहाँ पर देखो हमने एक नोट पॉइंट भी लिखा है बेटा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। जब हमारा प्रोड्यूसर बेटा फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए खर्चा करता है, उस खर्चे को बेटा हम क्या कंसिडर करते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, चलिए आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा टॉपिक्स। अब जरा फटाफट से हेडिंग डालिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। ना क्वेश्चन ये आता है सर फिक्स इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स बेसिकली ऑफ द फिक्स इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो बेटा, मान लो इकोनॉमी में हम ये देख रहे हैं कि फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, राइट, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है बेटा, उसका रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो क्या इसका इकोनॉमी को, प्रोड्यूसर को कोई बेनिफिट्स है या नहीं है। तो इकोनॉमी को फिक्स इन्वेस्टमेंट के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं बेटा, ये हम डिस्कस करते हैं। तो फटाफट से लिखिएगा मेरे साथ के साथ, देखो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन bring out the significance of fixed investment.
ठीक है जी। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट के क्या बेसिक सिचुएशंस है, तो इसको लिखते हैं बेटा। सबसे पहला, फिक्स इन्वेस्टमेंट implies increase in stock of fixed assets। जब फिक्स एसेट्स का स्टॉक बढ़ेगा तो इसका मतलब इट रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। बेटा इसको मेरे साथ के साथ आप नोट करते रहिएगा, मैं इसको लिखवाने के बाद आपको इकट्ठा समझाऊंगा, तो इसको नोट करते रहना, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन। फिर सेकंड, कहते हैं बाय रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की कैपेसिटी बढ़ने से बेटा हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। बेटा जैसे मैं बना रहा हूँ प्लीज वैसे ही नोट्स बनाना इसके, ठीक है जी। थर्ड, एक सीक्वेंस रहेगा तो सही रहेगा आपको। हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ। चलिए जी नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से। अब देखो बेटा ध्यान से जरा, 2 मिनट कंसंट्रेशन से इधर देखो। एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, राइट। उस एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा इधर देखो, मान लो इकोनॉमी एक प्रोड्यूसर है। कौन है बेटा? एक प्रोड्यूसर है। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनना। सर इस प्रोड्यूसर के फिक्स इन्वेस्टमेंट का, या यू कैन से फिक्स एसेट्स का स्टॉक्स बढ़ रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर की फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, अर्थात फिक्स एसेट्स का स्टॉक बढ़ रहा है। बेटा फिक्स एसेट्स का स्टॉक बढ़ने से डोंट यू थिंक इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी बेटा? इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, सॉरी, प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है बेटा वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से ये प्रोडक्शन ज्यादा करेगा कम करेगा बेटा? प्रोडक्शन बढ़ा देगा, यानी कि हायर लेवल ऑफ आउटपुट। इसके आउटपुट्स क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे बढ़ जाएंगे, हायर लेवल्स के हो जाएंगे। बेटा मुझे बात बताओ, आउटपुट्स के बढ़ने से इकोनॉमी में जीडीपी घटेगा या बढ़ेगा? जीडीपी सर बढ़ने लगेगा, अर्थात क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हाँ। तो अगर मैं देखूं बेसिकली, देखो किस तरह से कनेक्टेड है। सर फिक्स इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी के बढ़ने से हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि सॉरी, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट के बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगी, तो अर्थात इकोनॉमी में क्या होगी बेटा? ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर फिक्स इन्वेस्टमेंट का बेसिक सिचुएशन क्या है। फिक्स इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमें ये पता लगता है कि हमारी इकोनॉमिक में ग्रोथ होगी, इस तरीके से होगी बेटा। तो एक बार इसकी थ्योरी भी देख लो जो हमने लिखा था। देखो सर, कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट्स। ये पढ़ा था बेटा। फिक्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स को बढ़ा देती है, ठीक है सर। इट रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर।
ये किस चीज को बढ़ाती है बेटा? प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। डन। फिर कहते हैं सर प्रोडक्शन कैपेसिटी के बढ़ने से हम आउटपुट लेवल को क्या कर सकते हैं बेटा? इकोनॉमी में बढ़ा सकते हैं। और जब हमारा आउटपुट लेवल बढ़ता है तो हमारा ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो बढ़ जाता है, अर्थात जीडीपी में क्या होता है बेटा? इंक्रीजमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे तीन सिचुएशन है, कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, हाई लेवल ऑफ आउटपुट होगा और इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ द फिक्स इन्वेस्टमेंट। समझ आया जी? बोलिए बेटा फटाफट से प्लीज। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हुआ क्लियर? हुआ सभी को? एक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो दिस इज द फर्स्ट वन। हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर क्लियर हो गया, फिक्स इन्वेस्टमेंट का। राइट। अब हमारा जो सेकंड सिचुएशन था वो क्या था? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा। हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट तो पढ़ लिया, राइट? नाउ विल हैव टू डिस्कस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखो जी, चलो लिखो। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। दूसरा सेमी फिनिश गुड्स। तीसरा रॉ मटेरियल। कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक्स। दिस स्टॉक्स वेरिंग ओवर द टाइम। कहते हैं, दिखते रहना बेटा, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर is consider inventory investment। चलो बेटा इसको नोट करो फटाफट से। चलिए बेटा देखो ध्यान से। कहता सर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान से सुनना। कहता एट ए पॉइंट ऑफ टाइम अगर प्रोड्यूसर के पास होल्ड है स्टॉक। अब किन किन चीजों का स्टॉक बेटा? फिनिश गुड्स का। अच्छा ध्यान से सुनना, ये स्टॉक किसके पास होल्ड है बेटा? प्रोड्यूसर के पास, ना कि मार्केट में अवेलेबल है। फिनिश गुड्स का स्टॉक्स अवेलेबल है, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक अवेलेबल है और रॉ मटेरियल का स्टॉक अवेलेबल है। तो इन तीनों के स्टॉक्स को बेटा हम बेसिकली इन्वेंट्री स्टॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेंट्री स्टॉक्स। जैसा फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखो, 2018-19 और 2019-18 सॉरी 20, हमारे पास जो इन्वेंट्री स्टॉक थे, मैं आई एस लिख रहा हूँ बेटा, समझ जाना ठीक है। इन्वेंट्री स्टॉक थे वो थे, मान लो बेटा हमारे पास 50 लाख के। कितने के थे बेटा? 50 लाख के। बट 2019-20 में दिस स्टॉक बीइंग 60 लाख। राइट। तो कि ओवर द टाइम चेंज हो गया। कितने चेंज हो गए बेटा हमारे पास? 10 लाख के। तो दिस इज बेसिकली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी कि ओवर द टाइम प्रोड्यूसर ने इन्वेंट्री स्टॉक्स में, यानी कि फिक्स गुड्स में
फिनिश गुड्स में बेटा, सेमी फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल में कितना खर्चा करा है बेटा, 10 लाख का। तो ये 10 लाख बेटा बेसिकली हमारा क्या कंसिडर होगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो बेसिक कहने का मतलब वही है बेटा, देखो ओवर द टाइम स्टॉक्स में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो उस इंक्रीजमेंट को हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि किसके स्टॉक्स में चेंजेस आ रहे हैं बेटा, इन्वेंट्री स्टॉक्स के। इन्वेंट्री स्टॉक बोले तो फिक्स गुड्स, यू कैन से फिनिश गुड्स, राइट, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल्स। फिनिश गुड्स क्या होते हैं बेटा, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बेटा, जो अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं। सेमी फिनिश गुड्स जिसमें वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी है, रॉ मटेरियल तो आपको पता ही है। तो इन तीनों का स्टॉक्स बेटा प्रोड्यूसर के पास अगर ओवर द टाइम बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो सर उसी इंक्रीज को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। देखो दिस स्टॉक वेरिंग ओवर द टाइम, टाइम टू टाइम बेटा चेंज होते रहते हैं। तो कहते हैं चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कंसिडर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ आया जी? बोलो फटाफट से, क्या क्लियर हुआ आपके? प्लीज नोट दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। क्या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट समझ आया सभी के, एवरीवन? ठीक है बेटा, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए प्लीज। अब बेटा इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलिए हेडिंग डालिए बेटा फटाफट से, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा प्लीज मेरे साथ के साथ। कहते हैं जी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट in terms of raw material and finished goods। ये तो आप पढ़ ही चुके हो। जी सर पढ़ चुके हैं। कहते हैं सर द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ दो सिचुएशन है बेटा इसकी। पहला, इट एंश्योर uninterrupted supply of inputs in the process of production। दूसरा, with enough stock of raw material a producer can avoid their day-to-day purchase from market। So uncertainties बेटा ये ना पूछ लेना, लिखा गया है ठीक है, ऑफ मार्केट अवॉइडेड। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से बेटा, फिर समझा दूं इसका बेसिक। चलो जी देखो बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनना। मान लो ये एक प्रोड्यूसर है, कौन है बेटा, प्रोड्यूसर, ठीक है। अब प्रोड्यूसर बेटा प्रोडक्शन करना चाहता है। अच्छा, प्रोडक्शन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक तो हमारा कैपिटल होता है बेटा, और दूसरा होता है इनपुट्स।
चलो कैपिटल तो बेटा हम वन टाइम परचेज कर लेते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है अवेलेबल। अब ध्यान से सुना, इनपुट्स तो बेटा हमें डेली बेसिस चाहिए, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में बेटा हमें यूज होता है क्या, इनपुट्स। इनपुट्स बोले तो बेसिकली रॉ मटेरियल। तो क्या इट्स अ वेरी मेजर क्वेश्चन कि रॉ मटेरियल डेली बेसिस पे अवेलेबल रहना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और मान लो हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसका मतलब बेटा हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो क्या अगर हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो इससे हम दो चीजों से बच सकते हैं बेटा। पहला, हमारे प्रोडक्शन कभी रुकेगा नहीं, अनस्टॉपेबल, प्रोडक्शन चलता रहेगा। प्रोडक्शन नहीं रुकेगा तो डेफिनेटली बेटा प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा आगे के फंक्शंस में। और दूसरा, अगर मैं बेटा प्रॉपर रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास नहीं रखता हूँ तो मुझे एक नुकसान है कि फिर मुझे डेली बेसिस पे मार्केट से जाके परचेज करना पड़ेगा। और मार्केट में प्राइसेस में क्या होती है बेटा, फ्लक्चुएशंस। और मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होती है वो हमें मुझे बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। कभी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो यानी कि उस फ्लक्चुएशन से बेटा मेरे कॉस्ट हाई आ सकती है। तो दो चीजें हैं बेटा, अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल का स्टॉक्स रखा हुआ है तो पहले तो मेरे को ये बेनिफिट है, मेरा प्रोडक्शन कभी रुकेगा नहीं। दूसरा बेनिफिट ये है कि मुझे मार्केट से डेली बेसिस पे प्रोडक्ट परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं मार्केट के फ्लक्चुएशन से बच सकता हूँ। समझे? तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इसका देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट प्रीमियरली कंसिस्ट द इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, कहता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, जरूरत है बेटा क्यों, इट एंश्योर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द इनपुट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि सर अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक्स है तो मेरी सप्लाई नहीं रुकेगी बेटा, किस चीज की, इनपुट्स की, और प्रोडक्शन प्रोसेस मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, विद द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है तो प्रोड्यूसर बेटा अवॉइड करता है डे टू डे परचेस फ्रॉम द मार्केट। और डे टू डे परचेस को मैं अवॉइड करता हूँ, इसका मतलब मार्केट की जो अनसर्टेनिटीज है, फ्लक्चुएशन होंगे बेटा, उनको भी मैं क्या करूंगा बेटा, अवॉइड करूंगा। समझे? तो अगर मैं इन शॉर्ट एक क्रक्स फॉर्म में बोलूं तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सर अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल का स्टॉक्स है तो मैं दो चीजों से मेरे को बेनिफिट है। पहला, मेरे को प्रॉपर तरीके से इनपुट की सप्लाई होती रहेगी, प्रोडक्शन प्रोसेस कभी भी मेरा रुकेगा नहीं। दूसरा, सर अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल का स्टॉक्स अवेलेबल है तो सर मेरे को ये फायदा है, मुझे डेली बेसिस पे मार्केट में जाके परचेज नहीं करना। मार्केट की तो अनसर्टेनिटीज है ना, कभी स्टॉक होगा कभी नहीं होगा, कभी प्राइस बहुत ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो उन सब चीजों से भी बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आप को बचा सकता हूँ। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई होप सो आपको समझ में आया हो। ठीक है जी, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप या लिख ही लो इसको बेटा, जो भी करना है। ठीक है जी, चलिए बेटा, तो विद दिस हमारे दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गए बेटा। पहला फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ और डिस्कस करता हूँ, फिर एक क्लास आज की बेटा ओवर हो जाएगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ आपके साथ, उसी एग्जाम्पल के थ्रू बेटा हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो एक कंपनी है बेटा जिसने परचेज की कुछ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी फिक्स एसेट्स। ठीक है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, इसने कुछ फिक्स एसेट्स परचेज करी जिनकी जो वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज इट्स वैल्यू, टोटल वैल्यू बता रहा हूँ ठीक है बेटा, ये थी मान लीजिए 10 लाख। ठीक है, अब ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता, हमारी इस फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू थी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद बेटा इसकी जो वैल्यू थी वो रह गई 7 लाख। कितनी रह गई बेटा, 7 लाख। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कंसेंट्रेशन से। सर हुआ क्या, वैल्यू कितनी थी, 10 लाख, कितनी बन गई, तो सर ऐसा हुआ क्या बीच में जो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो एक मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, डेप्रीशिएशन का। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 3 लाख का बेटा क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया, जिसकी वजह से आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारी टोटल एसेट्स की, 7 लाख।
तो सर बिफोर डेप्रिसिएशन जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बिफोर डेप्रिसिएशन की वैल्यू, एसेट्स की बेटा बिफोर डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, आफ्टर वैल्यूएशन को हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बेटा अगर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है उसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज भी बन जाते हैं बेटा। फॉर्मूला पहला बनता है जी हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। तो अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बोलूं तो क्या ये हो सकता है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीशिएशन। और अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो दिस, ये होगा बेटा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। तो ये दो फॉर्मूला होते हैं बेटा हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का। तो इससे हुआ क्या सर, ये कराया क्यों आपने, इससे बेटा ये जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है आपके सिलेबस में कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इसलिए पढ़ाया ताकि आपको डेप्रिसिएशन पढ़ा सकूं। तो आज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बेटा इस डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट इट डाउन फास्ट। और आज की क्लास बेटा यहीं तक है, क्लास इज ओवर हियर। ठीक है,